आइए दोस्तों, रीट के भावी अध्यापक एवं जो प्रशिक्षु हैं, जो रीट का एग्ज़ाम देकर आए हैं, जो ये सीरीज़ है बी और पेपर 1 यानी प्राइमरी का पेपर है, पाली फर्स्ट शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इसमें आज बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 यानी कि बाल विकास के खंड फर्स्ट की बात करेंगे, खंड 1 की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो 30 प्रश्न पूछे हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्या पूछे हैं और क्या आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो यहाँ से देखते कौन सी स्थिति देगी। तीव्र चिंता, ऑप्शन बी अपराध बोध के बारे में जुनून सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसमें कौन सा होगा? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा, तो हम सीधे आंसर की ओर जाते हैं। तो इसमें होगा इसका आंसर डी। क्या होगा इसका आंसर? डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। प्रश्न नंबर 2, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण होते हैं अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ये 2 होते हैं। वार्तालाप प्रियता ये नहीं होगा, अति सक्रियता ये नहीं होगा। तो अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, इसके हिसाब से ऑप्शन इसका सही होगा बी, 1 और 2। प्रश्न नंबर 3, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार है प्रत्येक एग्जाम में, मान लीजिए प्रत्येक एग्जाम में ही पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? यानी सूत्र किसने दिया? बुद्धिलब्धि का सूत्र मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय यानी कालानुक्रमिक आय गुणा 100। ये किसने दिया है? तो ये दिया है टर्मन ने। जो पहले सबसे पहले सूत्र दिया था तो विलियम स्टर्न ने दिया था, जिसमें मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय था। वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। इसमें जब 100 का मल्टीपल हुआ है, इसमें संशोधन किया करके ये टर्मन ने दिया है। इसीलिए बुद्धिलब्धि के लिए जो फॉर्मूला दिया है वो टर्मन ने दिया है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता है जो मुख्यतः किससे से संबंधित है? अपसारी चिंतन से। इससे है अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न नंबर 5, सीखना सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। प्रश्न नंबर 6, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? ये कौन सा होगा अधिगम का प्रकार? सकारात्मक स्थानांतरण। कौन सा होगा? सकारात्मक स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 7, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? द्वंद्व। जब एक व्यक्ति है, एक ही समय में
दो विपरीत इच्छाएं उसमें उत्पन्न हो जाएंगी तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? द्वंद्व की। प्रश्न नंबर 8, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? औसत से लेकर औसत से अधिक की बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बरतनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। किस में अच्छा है? गणित में ग्रेड उसकी अच्छी आई हैं और रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना होगी। तो किसकी होगी? कौन सा दोष पाया जाएगा उसमें? उसमें कौन सी संभावना है, यानी इसमें क्या दोष क्या है? तो दोष है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधी विकृति पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। क्या ये सही हो सकता है? ये नहीं। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। ये भी सही नहीं है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। ऑप्शन डी, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। जहाँ तलाश, खोज दी हो वो फर्स्ट होता है, या तलाश दी गई है वो रुचि रख दी गई है, इसका मतलब ये होगा डी सही होगा, मेघा वाला। प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? पहले ये देखेंगे किया किसने। तो थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने भी किया है, कॉलर ने भी किया है। जो ब्लूम है इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया। तो इसमें 10 का डी आंसर होगा, बिलो। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो 2009 के आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार जो प्रति सप्ताह काम करने के जो घंटे हैं, शिक्षक के घंटे निर्धारित किए गए हैं, वो घंटों की संख्या है 45 घंटे। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें होगा अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर डी अभिक्षमता। ये रीट 2022 का 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का ही है, बड़ी मुश्किल में ये पेपर हो पाया था, वर्षा हो रही थी सुबह से ही। प्रश्न नंबर 14, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें से
कौन सबसे महत्वपूर्ण होगा? शिक्षार्थी केंद्रित में क्या हुआ? इसमें हुआ बच्चा। शिक्षार्थी की बात हो रही थी, बच्चा ही होगा, अध्यापक तो हुआ ही नहीं। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 15, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो इसमें क्या दर्शाएगा? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। डायरेक्ट बता रहे हैं, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। प्रश्न नंबर 16, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा सी, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। किससे किया जा सके? एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन सी सही होगा 16 का। प्रश्न नंबर 17 है। 17 में क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो वो कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, हम डायरेक्ट बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 19, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो इसका आंसर देखेंगे, इसका भी चौथा आंसर है यानी डी आंसर है, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन करें। यहाँ प्रोत्साहन की बात की जाए, खोज की बात की जाए, समस्या समाधान की बात की जाए, ये सब पॉजिटिव में आते हैं कि आंसर सही होने के 90% चांस होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है छात्रों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना, तो इसका 19 का डी आंसर होगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, लिख है विकास खालिस्तान से फिर खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो विकास है जो किसकी ओर बढ़ता है? प्रश्न नंबर 20 में देखिए, तो ये बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये क्या है? शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, अब 21 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो हम इनका मिलान करेंगे। समीप दूराभिमुख दिशा, पहले क्या दिया गया है? विकास के सिद्धांत का नाम। दूसरी ओर दिया गया है सिद्धांत का वर्णन। तो पहला दिया गया है समीप दूराभिमुख दिशा, तो इसका क्या होगा? इसका होगा डी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। किसकी ओर? शरीर से केंद्र की ओर बाहर से वृद्धि, तो इसका ये हो जाएगा पहले का डी। दूसरे का क्या होगा? सिर पदाभिमुख दिशा, तो इसका हो जाएगा सिर से पैर का क्रम। इसका क्या हो जाएगा? सिर से पैर का क्रम। अब बचे दो, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, तो तीसरे का किसमें जाएगा? विभिन्न बच्चे
भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर व्यक्ति भिन्नता हो जाएंगी, अंतर से भिन्नता होती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो तीसरे का दूसरा। अब बचा चौथा, जो अपने आप मिलान हो ही जाएगा तीसरे से। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं किससे होंगी? किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इसका किससे जाएगा? सी से जाएगा। तो ऐसा क्रम किसमें मिल रहा है हमें? ये स्थिति मिल रही है ए में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, डी ए बी सी। इसका पहला आंसर हो जाएगा डी ए बी सी। अब प्रश्न नंबर अगला 22 में क्या दिया गया है? खाली स्थान है इसमें भी। तब होता है होती है, इसे हम छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब होता है विकास। जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, क्या होता है? विकास होता है। ऑप्शन बी सही 22 का। प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें बात करेंगे अनुकरण आयु। जो बचपन में होती है वो अनुकरणीय आयु नहीं होती है। और बचपन में क्या क्या चीज़ होती है? प्राक टोली की आयु होती है, सवाल पूछने की आयु होती है, खिलौनों की आयु होती है। इसका जो आंसर है अनुकरणीय आयु। इसलिए प्रश्न संदिग्ध है, इसमें सवाल करने की आयु भी उत्तर में आ सकता है। वैसे इसका बेस्ट आंसर तो अनुकरणीय आयु है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वह अनुकरण करके भी सीखता है कि उससे मम्मी पापा खिलवाया जाता है तो अनुकरण होता है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट यही बताया गया है सवाल पूछने की आयु। जिस जब बच्चा सवाल पूछने लगता है तो ये 4 से 5 वर्ष के बाद में पूछता है। तो मेरे हिसाब से तो सवाल करने की आयु होगा। इसमें ये संदिग्ध है। प्रश्न नंबर 22 वो 23 नंबर ये संदिग्ध में है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? डायरेक्ट ऑप्शन बताएंगे, ये राइट है इसका आंसर आनुवांशिकी एवं वातावरण। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कथन हो जाएगा पहला ही, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्योंकि बच्चा तो सभी बच्चे अद्वितीय होते हैं, किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, कोई किस प्रकार का होता है, किसकी सोचने की क्षमता अलग होती है, शारीरिक रूप से क्षमता अलग होती है। तो सभी बच्चे अद्वितीय नहीं हो सकते। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो यही गलत है। बाद बाकी सब सही हैं। सही क्या है? कैसे? बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये सही है। और विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की समस्या होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो ये तीनों सही हैं और केवल एक ही गलत है, जो ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 25 में इसका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 26 स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस का डी सही है, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन डी सही होगा 26 का। प्रश्न नंबर 27 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में
75 अंक प्राप्त करता है उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, यानी उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? उसकी मानसिक आयु होगी 12, यानी ऑप्शन डी राइट होगा इसका 27 का। प्रश्न नंबर 18, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है, इसे ही पॉइंट को पकड़ेंगे। जो प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? थॉमस ने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है भूल का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, और थॉमसन ने ही दिया है प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसका ऑप्शन 28 का डी सही होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि होगी? वो होगी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। यही विधि होगी तो व्यक्तित्व मापन के लिए की प्रक्षेपी विधि है। प्रश्न नंबर 30 जो IQ से पूछा गया है, IQ के आपके यहाँ पे 3 प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर दिया गया था प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 30। इसीलिए जो बुद्धिलब्धि वाला सूत्र है अच्छे से पढ़ें कि बुद्धिलब्धि का सूत्र पहले किसने दिया और इसका सुधार किसने दिया और इसे किसके द्वारा माना जाता है, यानी किसने दिया है। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो उनकी बुद्धिलब्धि होती है 140 होती है, 140 होती है। तो ये हो गया आपका बाल विकास का पेपर। बाल विकास रीट 2022 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। उसका बाल विकास का हमने ये आंसर की दी है आपको कि अच्छे से तैयार की गई है। प्रश्नों को छान छान कर तैयार किया गया है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी तो आपको सबसे सटीक आंसर इसी ही आंसर शीट में मिलेंगे। ये हमने आंसर शीट बनाई है, ये आंसर शीट बनाई नहीं, मैंने आपको एक प्रश्न को हल करके प्रश्नों के उत्तर बताए थे। तो ये है रीट का पेपर।